इमेजिन करिए कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ यूएस में हॉलिडे स्पेंड कर रहे हो। आप एक काफ़ी अच्छे कैफ़े और रेस्टोरेंट में जाते हो। वहाँ पर पेट भर खाना खाने के बाद जब बारी आती है पेमेंट करने की, आप अपना एक फॉरेक्स कार्ड निकालते हो पेमेंट करने के लिए, दैट इज़ नियो कंपनी का। जब आप पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए जाते हो, आपको पता चलता है कि आप तो इस कार्ड के थ्रू पेमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कार्ड तो ब्लॉक हो चुका है। ऐसे पॉइंट पर आप अपना फ़ोन निकालते हो, ईमेल चेक करते हो, आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम नियो कंपनी के साथ नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है एसबीएम बैंक के साथ। फिर आप सोचते हो कि मैंने तो अपना कार्ड नियो कंपनी से लिया था, ये एसबीएम बैंक कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो ये कि हम सब लोगों को ये पता ही नहीं होता कि नियो एक फिनटेक कंपनी है, वो एक बैंक नहीं है। वो हमें बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता। उसके लिए उनके पास चाहिए होता है बैंकिंग पार्टनर, जो कि ज़्यादातर केसेस में है एसबीएम बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे ओपन, नियो, स्लाइस, जस्ट मनी, वन कार्ड, लेजी पे, पोस्ट पे। तो ऐसी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, आईएनडी मनी, वेस्टेड ऐप, ये सभी कंपनीज ने जो पार्टनरशिप की है वो है एसबीएम बैंक के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, एसबीएम बैंक ही क्यों, ट्रेडिशनल बैंक क्यों नहीं? वो भी तो सारी सर्विसेज दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर सिंपल आंसर ये आता है, देखो ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे एसबीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, इनके पास ऑलरेडी काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है। इनको ज़रूरी नहीं है कि अपना बिजनेस रन करने के लिए फिनटेक कंपनीज के साथ ही पार्टनरशिप करनी है। वो अपना खुद का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ इशू कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो किसी भी फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। यदि करते भी हैं तो उसका प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, ऑलमोस्ट 8 से लेकर 9 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि उसमें पेपर अप्रूवल होती है, काफ़ी सारी अप्रूवल्स लग जाती हैं। तो इतना टाइम फिनटेक कंपनी के पास थोड़ी ना होता है कि वो बैंक्स की वेट ही करते रहें। तो ऐसे पॉइंट पर जो फिनटेक कंपनीज होती हैं उनको चाहिए कोई ऐसा बैंक जो कि इंस्टेंटली उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ऐसे पॉइंट पर उनका सहारा बनकर आता है एसबीएम बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। अब आप फिर से सोचोगे कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस कहाँ से निकल कर आ गया। तो इसके लिए हम थोड़ी सी बैकएंड की स्टोरी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है मॉरिशस के एक आइलैंड में, जो कि साउथ अफ्रीकन साइड में है। ये आइलैंड की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। यदि लोग वहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो ही ये कंट्री डेवलप हो सकती है। अब मॉरिशस गवर्नमेंट ने सोचा कि हम सिर्फ टूरिज्म के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं सकते, कोविड जैसे टाइम पर हमारी कंट्री के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे पॉइंट पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर उनके माइंड में आता है मास्टर प्लान। वो सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी कंट्री को ना टैक्स हेवन बना देते हैं, मतलब कि हमारी कंट्री में जो टैक्सेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे। फॉर एग्जांपल, यदि इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स है 10 से लेकर 15%, तो हमारी कंट्री में कैपिटल गेन टैक्स होगा 5% या फिर उससे भी कम। तो इस तरह से हम बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करें दूसरी कंट्री में, ताकि वो अपना टैक्स काफ़ी हद तक बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इंडिया की बात करें तो 1982 में इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक टैक्स ट्रीटी होती है, मतलब एक टैक्स एग्रीमेंट, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि जो मॉरिशस के रेजिडेंट्स हैं, यदि वो इंडियन सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो भी कैपिटल गेन अर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। फिर 1991 में इंडिया बोलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं हमारी कंट्री में, यूके से हैं, यूएस से हैं, कनाडा से हैं, सभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट पर फॉरेन इन्वेस्टर्स एक चीज़ सोचते हैं, वो ये कि यदि हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडियन कंट्रीज़ में तो हमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। वहीं पर यदि हम मॉरिशस कंट्री को यूज़ करें तो हम अपना काफ़ी बड़ा टैक्स सेव कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है कि मॉरिशस रेजिडेंट्स जो भी कैपिटल गेन अर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं, हम वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट पर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ ने अपनी शेल कंपनीज मॉरिशस आइलैंड में कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी। शेल कंपनीज का मतलब वो कंपनीज होती हैं जिनका कोई काम नहीं, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं करना उस जगह पर,
सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए वो कंपनी बिल्ड की गई है, उन्हें हम बोलते हैं शेल कंपनीज। तो ऐसा बहुत सारी कंट्रीज ने किया और फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोटिस की कि हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो या तो आ रही हैं टैक्स हेवन कंट्री से, मॉरिशस, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिसके कारण हमारा जो टैक्स है जो हम पहले कलेक्ट करते थे उसके कंपैरेटिव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो इसीलिए 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली, कोई भी आइलैंड है, टैक्स हेवन है, कोई भी है, जो भी अब से कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहला प्लान जो था मॉरिशस का वो तो हो गया चौपट। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हमारे पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, वो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, क्योंकि उनकी ब्रांचेस ऑलरेडी इंडिया में हैं। अब उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि हम ट्रेडिशनल बैंक्स की तरह तो काम नहीं करेंगे, जैसे ब्रांचेस खोल लिया, एडवर्टीजमेंट्स कर लिया, मार्केटिंग कर ली, कस्टमर को एक्वायर कर लिया, क्योंकि इसमें करोड़ों खर्च होने, हम ये काम नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम फिनटेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेंगे, जो कि जानती हैं कैसे कस्टमर को एक्वायर करना है, कैसे एडवर्टीजमेंट्स करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है। उनको चाहिए होता है एक बैंक, हमें चाहिए कस्टमर, क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाएं। तो ऐसे पॉइंट पर SBM बैंक ने फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप की स्लाइस कंपनी के साथ। स्लाइस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक फिजिकल कार्ड इशू करती है, जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड। वो सर्विस देती है BNPL की, मतलब बाय नाउ पे लेटर, जिसके अंडर यदि आप मार्केट में कोई भी चीज़ बाय करते हो, कंपनी आपकी ओर से पेमेंट कर देगी और आपको 45 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको स्लाइस कंपनी को वापस पेमेंट देनी होती है। दिस इज़ अ सर्विस ऑफ बाय नाउ पे लेटर। तो ये स्लाइस कंपनी काम कर रही थी। काफ़ी देर से ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और बिज़नेस काफ़ी बड़ा बूम में चला जाता है। वैसे पॉइंट पर जो दूसरी फिनटेक कंपनीज हैं वो ध्यान से देखती हैं, यार ये तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया, हम देखते हैं कि इसके पीछे का जो बैंक है वो कौन सा है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। तो वहाँ से और भी फिनटेक कंपनीज फिर SBM बैंक के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर देती हैं। तो वहाँ से SBM बैंक काफ़ी ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाता है। अब जब किसी बैंक की कोई अच्छाई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो रही होती है, और उन चीज़ों को कौन देखता है? हमारी इंडिया की RBI। तो RBI ने ये चीज़ देखी कि जो SBM बैंक है उसमें कुछ कंसर्न्स चल रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो इसलिए उन्होंने SBM बैंक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जो सर्विसेज है वो बंद कर दी, जिसके कारण यदि आप नियो कार्ड को यूज़ करते हो तो आपकी सर्विसेज अफेक्टेड हुई हैं। तो इस वीडियो से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि यदि हम किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें उसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही है, उसके पीछे की कंपनी कौन सी है, उसके पीछे का बैंक कौन सा है। यदि इस तरह की सिचुएशंस हमारे साथ फ्यूचर में हों, हम उससे पहले ही अवेयर हो सके। मैं आपको एक सवाल देती हूँ जिसका आंसर आप सबको मुझे कमेंट्स में बताना है, वो ये कि जिस भी फिनटेक कंपनीज के प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर रहे हो, आप चेक करो कि उसके बैकएंड के पीछे कौन सी कंपनी या फिर बैंक है। आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हो कि इंडिया का ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जिसके थ्रू वो चाइना को बीट करेंगे, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।